देखिए, हमारा आज का चैप्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में कैसे सेटल हुई। देखिए, ये कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा से, जो कि एक पुर्तगाल का आदमी था। वो कलकत्ता में हमारे 1498 में आया, तो फर्स्ट टाइम आया। तो उसी के आने के बाद यूरोपियंस ने हमारे इंडिया में आना शुरू कर दिया। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया में विजिट स्टार्ट कर दी। तो वो लोग मेनली सी रूट से आए, क्योंकि उस टाइम सी रूट ही था, किश्तियाँ ही चलती थी, जहाज ही चलते थे समुद्री, जिसके कारण वो आए। उनका एम था ट्रेडिंग करना। उसमें से जितने विजिटर आए थे यूरोपियन से, कईयों का एम था व्यापार करना। कुछ बहुत कम थे जो लोग एडवेंचर के लिए, मज़े के लिए आए थे, और कुछ लोग मिशनरीज मीन्स धर्म प्रचार के लिए आए थे। तो देखिए, 16 सेंचुरी तक पुर्तगीज़ ने हमारे गोवा में जो स्टेट है वहाँ पे अपना एक सेटअप कर लिया, कॉलोनी बना लिया, रहना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये गोवा जो है कोस्ट लाइन के साथ इंडिया के। तो देखिए, जो अर्ली सेटलमेंट्स थी यूरोपियंस की, वो हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन समुद्र तट रेखा के साथ थी, कि व्यापार के लिए जरूरी था। अब देखिए, नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया यूरोपियंस के लिए, और यूरोपियंस भारी तादाद में हमारे इंडिया की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर गए। तो देखिए, आप देख सकते हो कि ये यूरोप वाले लोग इंडिया में क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे व्यापार का अच्छा मौका था। तो यूरोपियंस ट्रैवलर्स में मेनली जो थे वो इंग्लैंड के आदमी थे, फ्रांस के लोग थे, पोलैंड पुर्तगीज़ के थे, स्पेन के लोग थे, और हॉलैंड के लोग थे। बाकी देशों के भी थे, लेकिन मेनली इनके थे। तो मोस्टली जो यूरोपियंस थे हमारे विजिट करते थे, वो हमारी ट्रेडिंग के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ से वो सस्ता माल लेते और बाहर जाकर दूसरी कंट्रीज में उसी माल को महंगा करके बेचते थे। तो फॉरेन ट्रेडर्स को इसमें बहुत फ़ायदा होता था, काफ़ी मार्जिन से मिलते थे। तो इसलिए वो एक दूसरे से जलने भी लग गए, एक दूसरे से उनकी दुश्मनी भी होने लगी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम ही इस एरिया में ट्रेडिंग करें। तो मेजर ट्रेडिंग कंपनीज थी जो उस टाइम की, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश से आई थी, और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस के लोग थे, व्यापारी लोग थे। ये इन इन कंपनी का ज़्यादा मेजर शेयर था। तो जो मेजर आइटम्स थी मोस्टली, जो ज़्यादा तादाद में जहाँ से जाती थी बाहर बाहर देशों में, वो थी कॉटन, जिसको नरमा कहते हैं। इंडिगो डाई, जो एक प्लांट है जिससे कि रंग बनता है, डाई बनती है। और स्पाइसेस तो आप जानते हो, मसाले वगैरह हमारी इंडिया से जाते थे बाहरले देशों में, हाई रेट पे बिकते थे। और रॉ मटेरियल जो गन पाउडर बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए था, वो भी हमारी इंडिया से बाहर की तरफ ये लोग जाकर बेचने लगे। तो देखिए, कंपटीशन मेनली ब्रिटिश ट्रेडर्स और फ्रेंच ट्रेडर्स के बीच में था। तो ब्रिटिश के ट्रेडर्स का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रेंच के लोग जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मेनली जो कंपटीशन था इन्हीं ट्रेडर्स के, इन कंपनीज के बीच में था, क्योंकि भारी तादाद में सेटअप इनका ही था। तो देखिए, अब जान लेते हैं कंडीशन क्या थी इंडिया की 17th सेंचुरी में। तो देखिए, उस समय हमारी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। हमारा जो मुगल साम्राज्य था वो एंड पे था, डिक्लाइन पे था। तो साथ ही साथ हमारा जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसकी भी कमी थी, मीन्स हमारे देश को कोई कंट्रोल करने के लिए सेंटर नहीं था, सेंटर पॉइंट नहीं था, अलग अलग चल रहे थे सभी। और कुछ कारण ये भी थे कि कुछ स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, आज़ाद हो गई थी, जिनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। और हमारे जो इंडियन रूलर्स थे, राजा थे, उनके बीच में भी आपस में भाईचारा नहीं था, एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, एक दूसरे की लड़ाइयों में शामिल नहीं होते थे। और जो हमारे मेन सिख्स थे, जाट्स थे, मराठास थे, राजपूत थे, ये गाँव के राजा थे, उन्होंने भी अपनी अपनी किंगडम्स, अपनी अपनी राजधानियाँ फ्री कर ली थी एक दूसरे से। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने इस बात का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या किया, हमारे डिवाइड एंड रूल की नीति अपना ली, कि इनको पाड़ो और राज करो। और उन्होंने हमारे जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ अच्छा दोस्ताने रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने हमारे राजाओं से कहा कि हमें थोड़ी सी सेना दो, ताकि हम अपने एनिमीज से, जो ट्रेडर से, उससे लड़ सकें। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार थी जो 1746 से 48 के बीच में हुई थी, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुई थी, इंडिया में हमारे कर्नाटका में हुई थी। तो देखिए, कर्नाटका को पहले कार्नाटिक कहते थे, इसलिए इस वार का नाम है कार्नेटिक वार। और ये मेनली ब्रिटिश ट्रेडर्स और फ्रेंच ट्रेडर्स के बीच में हुई थी। तो ब्रिटिश और फ्रांस की आर्मी इसमें लड़ी थी। तो देखिए, इसके कुछ रीजंस थे, मेनली दो रीजंस थे। फर्स्ट रीजन क्या था, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो मेजर कंपनीज थी हमारे इंडिया में उस टाइम की, वो आपस में एक दूसरे से
दुश्मनी रखते थे, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे हम ही इंडिया में ट्रेडिंग करें, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट्स थे। और दूसरा रीज़न ये था कि उस समय एक वार हो रही थी ऑस्ट्रिया प्रूसिया की, दो देशों की, यूरोप की साइड हैं। तो ऑस्ट्रिया का साथ ब्रिटेन दे रहा था, ब्रिटिश दे रहा था, और प्रूसिया का साथ फ्रांस दे रहा था। तो ये दोनों देश, फ्रांस और ब्रिटिश, एक दूसरे के खिलाफ थे उस लड़ाई में। तो इसलिए भी इनमें थोड़ी सी दुश्मनी थी, जिसका प्रभाव हमारे कर्नाटिक वार में पड़ा। तो देखिए मैप देख लेते हैं एक और उस समय का। उस टाइम देखिए ब्रिटेन के नीचे है, देखिए फ्रेंच का एरिया, और देखिए सामने देखिए प्रूसिया है, प्रूसिया के नीचे ही है ऑस्ट्रिया। तो देखिए ये यूरोप के देश चारों के चारों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, इसलिए ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया का और फ्रेंच ने प्रूसिया का साथ दिया। तो देखिए कमांडर बर्नेट जो था ब्रिटिश नावल ऑफिसर, वो इंडिया में आ गया सेना लेके, क्योंकि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बताया कि फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी हमें काम नहीं करने दे रही। तो इसलिए जो कमांडर था वहाँ से ब्रिटिश का, वो सेना लेके हमारे इंडिया में पहुँच गया फ्रांस के साथ निपटने के लिए। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब फ्रेंच के डुप्लेक्स गवर्नर को पता लगा, जो कि हमारे देश में था, कि ब्रिटिश वालों ने तो सेना बुला ली है, तो उसने सोचा कि ऐसे अनप्लान्ड वे में तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि हम पीस चाहते हैं, हम किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम शांति से बात को निपटा लेते हैं, और हम किसी प्रकार का झगड़ा ना करें। तो इस बात को ब्रिटिश मान ही रहा था। तो इतने में क्या हुआ, नवाब जो कर्नाटका का था अनवरुद्दीन, उन्होंने भी कहा कि भाई तुम दोनों देश हमारे देश में आकर इस तरह लड़ाई नहीं कर सकते, और मुझे कोई इस तरह की लड़ाई नहीं चाहिए। तो इस बात को ब्रिटिश के बंदे जो इंडिया में थे और फ्रेंच के बंदे थे, आर्मी थी, उनको माननी पड़ी, क्योंकि नवाब ने कही थी, और नवाब ने इंश्योरेंस दी कि आपको किसी प्रकार की आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा मेरे होते। तो ब्रिटिश का जो कमांडर था बार्नेट, वो अपनी सेना लेके वापस इंग्लैंड को लौट गया, इस इंश्योरेंस पे कि नवाब साहब देख लेंगे सब कुछ। लेकिन फ्रांस का जो डुप्लेक्स था यहाँ पे, उसने अपना वादा नहीं निभाया, और उसने अपना मद्रास के ऊपर अटैक कर कर उसको कैप्चर कर लिया। तो इस बात की सूचना ब्रिटिश वालों ने नवाब साहब को दी। तो नवाब जो थे वो नाराज़ हो गए फ्रेंच वाले से, फ्रेंच के मेनली डुप्लेक्स से जो हमारे यहाँ पे था, सेना लेके आए। तो उससे क्या हुआ, नवाब साहब की और फ्रेंच वालों के डुप्लेक्स की लड़ाई हो गई। तो इसमें जो नवाब था वो हार गया, और जो फ्रेंच का डुप्लेक्स था जो हमारे इंडिया में था, वो जीत गया। तो इस लड़ाई में ये आउटकम आई थी फर्स्ट कार्नेटिक वार की। तो इतने में ही ऑस्ट्रिया और जो प्रूसिया की लड़ाई थी वो भी एंड हो गई। अब जो फ्रांस की पावर थी इंडिया में, वो भी कम हो गई। तो जो हमारा ब्रिटिश था, जो कि ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था, उन्होंने फ्रांस के ऊपर दबाव डाला, संधि करी कि भाई आप हमें मद्रास जो है इंडिया में आपने रोका है, जिसको आपने कैप्चर किया है धोखे से, हमें प्रॉमिस तोड़ के उसको हमें वापस कर दो। तो संधि में, जो कि दो देशों ऑस्ट्रिया प्रूसिया में हुई थी, उसमें जो दबाव डाला गया फ्रांस के ऊपर कि आप मद्रास वापस कर दो, और फ्रांस को मद्रास दोबारा ब्रिटिश को देना पड़ा। अब देखिए जानते हैं सेकंड कार्नेटिक वार, जो कि 1749 से 54 में हुई। इसके भी कुछ रीजन थे इसमें। देखिए चंदा साहिब जो था, और एक अनवरुद्दीन जो अब नवाब ही थे कर्नाटका के, इनके दोनों के बीच में थी ये लड़ाई। इसका मेन रीज़न क्या था, नवाबशिप के लिए, क्योंकि अनवरुद्दीन नवाब था हमारे कर्नाटका का, और चंदा साहब नवाब बनना चाहता था। तो इन दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया, जिसका साथ ब्रिटिश और फ्रांस वाले दोनों साइडों को अलग अलग ऑपोजिट वे में देंगे। और दूसरा रीज़न था मुजफ्फर जंग, जो ग्रैंडसन था निजामुल मुल्क का, और नासिर जंग, जो कि लड़का था निजामुल मुल्क का। इन दोनों के बीच में भी डिकेन सूबेदारी के लिए आपस में अनबन हो गई। रीज़न क्या था, जो निजामुद्दीन इसका दादा और उसका पिताजी था, एक ही परिवार में थे, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो इन दोनों में भी लड़का और पिता में लड़ाई थी। तो इस बात का फ़ायदा ब्रिटिश और फ्रांस कंपनी ने उठाया। तो देखिए चंदा साहब की और मुजफ्फर जंग की हेल्प करी फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स में, और उस दूसरी साइड अनवरुद्दीन और नासिर जंग की हेल्प में खड़े थे ब्रिटिश वाले। अब जो फ्रेंच था, उसने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से एक सीक्रेट ट्रीटी की थी कि आपको हम हेल्प करेंगे बाय आर्मी देके और वेपन्स देके। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ वार का, कि फ्रेंच ने नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को हरा दिया, और अनवरुद्दीन मर गए इसमें, और फ्रेंच ने साउथ इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को हरा दिया।
अब देखिए उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वार हुई जो 1756 से 63 के बीच में हुई। ये ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुई, क्योंकि ये देश आपस में अब आमने सामने होने लग गए थे। तो इसका रीज़न क्या था कि जो फ्रेंच था उसने दोबारा से मद्रास को कब्जा कर लिया था, जो कि ट्रीटी में वापस किया था उसने, दोबारा से फ्रेंच ने अब दूसरी बार कब्जा कर लिया। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था इंग्लैंड का, उसने क्या किया, कर्नल फोर्ड को कहा, ऑर्डर किया कि आप ऐसा करो, नॉर्दर्न सिरकस की तरफ जाओ और नॉर्दर्न सिरकस को आप कब्जा कर लो। तो कर्नल जो फोर्ड था वो उसका हुक्म मानकर वहाँ चला गया नॉर्दर्न सिरकस में, और उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया। और उसने साथ के साथ जो हैदराबाद था, हैदराबाद के एरिया पे भी कब्जा कर लिया, जिससे जो ब्रिटिश की जो पोजीशन थी वो नॉर्दर्न जो सिरकास की तरफ है, पौंडीचेरी की तरफ है, वो मजबूत हो गई। और उन्होंने पौंडीचेरी को भी, नज़दीक था क्योंकि इनके, तो पौंडीचेरी को भी इन्होंने सोचा कि अटैक करके हम ब्रिटिश का कर लें। तो देखिए थोड़ा सा देखते हैं मैप को। अब देखिए नॉर्दर्न सरकार से अब ब्रिटिश का हो गया है, मद्रास फ्रेंच का है, अब पौंडीचेरी मद्रास के जस्ट नीचे ही है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, पौंडीचेरी को भी हथिया लिया फ्रेंच से। तो लेकिन एंड हुआ, जैसे एक लड़ाई का एंड हुआ यूरोप में 7 साल बाद, उसमें एक ट्रेटी दोबारा हुई फ्रांस में, पेरिस में, उसमें ये साइन किया गया दोबारा से कि भाई ब्रिटिश आप जो है पौंडीचेरी वो दोबारा वापस कर दोगे फ्रांस को। तो इस ट्रीटी का जो समझौते का रिजल्ट था पेरिस में हुआ था, जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, उसमें ब्रिटिश ने पौंडीचेरी को दोबारा फ्रांस को वापस कर दिया। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव था जो अपना ब्रिटिश का आदमी था, वो जीत रहा था और अपना नाम बना रहा था आसपास के राजाओं में, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश की आर्मी तो बड़ी मजबूत है। इंडिया में राजाओं के बीच बात चल रही थी कि वो कई लड़ाइयाँ जीत रहे हैं। और दूसरी तरफ जो फ्रांस का गवर्नर डुप्लेक्स था, उसकी छवि खराब हो रही थी इंडिया में और उसकी फ्रांस में भी, क्योंकि वो बार बार ब्रिटिश से लड़ाइयाँ हार रहा था, जिसमें उसको काफ़ी लॉसेस हो रहे थे। तो डुप्लेक्स ने अपना नाम बर्बाद किया। उसका जो भरोसा था फ्रांस का डुप्लेक्स के ऊपर कम होता गया कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश का जो लॉर्ड था वो अच्छा काम कर रहा था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ वार का आउटकम, कि जो डुप्लेक्स था फ्रांस का सेनापति, उसको फ्रांस वालों ने दोबारा वापस बुला लिया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया इंडिया में 1770 में। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती कंपनी रहेगी ट्रेडिंग में जो कि इंडिया में अब रूल कर रही थी, जिसका कि ट्रेडिंग चल रहा था मेनली। तो ब्रिटिश की सुपरमेसी जो है वो स्थापित हो गई यहाँ से। अब देखिए इस मैप में ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था मद्रास को, पौंडीचेरी को। तो अब देखिए अब वो बंगाल की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि बंगाल में पैसा बहुत था, काफ़ी रिच था उस टाइम। लेकिन उस टाइम अलवर्दी खान जो नवाब था बंगाल का, वो काफ़ी कुशल राजा था, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसको पहले ही पता था कि ये ब्रिटिश वाले जो ट्रेडर्स हैं इनको ज़्यादा मुंह नहीं चढ़ाना, इनको थोड़ा सा दूर रखना है। तो क्या करता था वो, ये जो यूरोपियंस थे, ये ट्रेडर्स थे, इनसे दूरी बना के रखते थे, इनको ज़्यादा खूल नहीं देते थे, ज़्यादा इन पे विश्वास नहीं करते थे, तो इनको कंट्रोल में रखते थे। लेकिन जैसे ही अलवर्दी खान की मौत हो गई, जो कि नवाब थे बंगाल के, उनके पोते सिराजुद्दीन दौला नवाब बने बंगाल के। तो इस बात से अंग्रेज़ों में थोड़ा-सा हुआ कि वो जो नवाब साहब थे अलवर्दी खान, वो तो अब नहीं रहे, तो चलो अपना थोड़ा-सा एरिया कलकत्ता की तरफ बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कलकत्ता की तरफ अपना एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, अपना प्रसार करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात की खबर उनके पोते सिराजुद्दीन दौला को पता लग गई। तो देखिए ब्रिटिश ने अब बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, कलकत्ता की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया अपना राज्य बनाने के लिए। ये कलकत्ता है मैप में, जिसको कैलकट कहते थे। तो सिराजुद्दीन दौला ने अपनी सेना भेजकर कलकत्ता को दोबारा अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस बात का रिजल्ट क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे इंडिया में, उनको काफ़ी गुस्सा है इस बात पे कि ये तो हम मुझे मुश्किल हो रहा है बंगाल पर कब्जा करना। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, वहाँ से चला मद्रास से आर्मी लेके 900 यूरोपियंस की और 1200 सिपाही थे उसके साथ, जो जिनके पास बढ़िया हथियार थे। और ये सेना जो थी वो लड़ने में काफ़ी कुशल थी, यूरोपियन स्टाइल में थी,
कि दोबारा ताकि कलकत्ता को कैप्चर कर लें। तो एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई। ये इसमें ब्रिटिश की यही डिजायर थी कि हम बंगाल को हथिया लें, अपने कब्जे में कर लें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था जो इसने लड़ाई की। उस लड़ाई में सेकंड पार्टी जो थी वो सराजुद्दीन दुल्ला था, जो कि अपना नवाब था बंगाल का। इन दोनों पार्टीज में लड़ाई हुई, और लड़ाई किस लिए हुई थी? बंगाल को कैप्चर करने के लिए। तो आपको पता ही है कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत बड़ी भारी सेना लेकर गया था कलकत्ता को हासिल करने के लिए। तो प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी जो जगह है ये कलकत्ता और मुजफ्फरनगर मुर्शिदाबाद के बीच में पड़ती है। तो ये कलकत्ता के नज़दीक है। तो ब्रिटिश ने क्या है, प्लासी की लड़ाई जीत गए। इसका कारण था कि ये मीर जफ़र था हमारे इंडिया का, वो नवाब बनना चाहता था। तो उसने जो अपने नवाब था बंगाल की, उसकी सेना को घूस दे के, पैसा दे के, रिश्वत दे के हथियार लड़ाई ना लड़ने के लिए राजी कर लिया था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपना जो पोजीशन थी इम्प्रूव हो गई उसकी बंगाल में। तो उन्होंने क्या किया, मीर जफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का। अब मीर जफ़र क्या था, उसने गिफ्ट करी ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा पैसा और परागन्स दिए, कुछ बंगाल के एरियाज दिए ब्रिटिश को। तो लेकिन क्या था, जो अब ये ब्रिटिश वाले काफ़ी लालची थे। मीर जफ़र उनकी हर बातें ज़्यादा उनकी लालच को पूरा नहीं कर पाया। वो फेल हो गया, उनकी जो डिज़ायर्स थी, जो लगातार पैसा पैसा या कांस्टेंट डिमांड्स थी, उनको फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश वाले इस बात से नाराज़ हो गए। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को, जो कि उन्होंने नवाब बनाया था बंगाल का, उससे नवाबशिप ले ली। और क्या किया, उसके जमाई को, जो कि मीर कासिम था, उसको वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया। तो अब देखिए, मीर कासिम जो है, जो कि जमाई था, सन इन-लॉ था मीर जफ़र का, वो वहाँ का नवाब बन गया। लेकिन मीर कासिम ने भी एक गलती कर दी। गलती क्या थी, मीर कासिम ने अंग्रेजी ट्रेडर्स को और इंडिया ट्रेडर्स को, इंडियन व्यापारी और बाहरले जो ब्रिटिश के व्यापारी थे, उनको बराबर इक्वल फैसिलिटी दे दी व्यापार की। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा, अच्छा लगा। तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया कि हम तो मीर कासिम को यहाँ से निकाल देते हैं, जो तो उल्टे सुलटे काम कर रहे हैं, इंडिया की हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने अटैक कर दिया मीर कासिम पे। तो मीर कासिम अपने ससुर मीर जफ़र को लेके वहाँ से भाग गया। अब वो जाएगा कहाँ, तो वो जाएगा अवध की ओर। तो अवध क्या था, हमारा बिहार की साइड एरिया है, जिसको अवध कहते हैं। तो वो अवध में चला गया मीर जफ़र और मीर कासिम। और अवध में पहले से ही एक मुगल शासक था शाह आलम, जो पहले से वहाँ रिफ्यूजी मीन शरण लिए बैठा था। तो तीनों ने वहाँ जाके, एक ने पहले शरण ली थी, ये दोनों वहाँ पे शरण लेके बैठ गए। अब आगे बात आएगी बैटल ऑफ बॉक्सर की, जो कि 1764 में हुई। इसका इम्पोर्टेंस क्या थी कि ये इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही जो ब्रिटिश थे बंगाल में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आ गए थे, उनको काफ़ी एक्सपेंशन में हेल्प हुई थी, ये मेनली इस बॉक्सर की लड़ाई के कारण। तो देखिए, इस लड़ाई में क्या हुआ, जो ब्रिटिश था उनकी लड़ाई थी तीन आदमियों से। एक तो मीर कासिम, जिसको उन्होंने पहले बंगाल का गवर्नर बनाया था, नवाब बनाया था। और एक मीर जफ़र, और एक शाह आलम टू, जो कि मुगल राज का एम्पायर था, और सुजाउद्दीन दुल्ला, जो कि अवध का नवाब था। तो इनके साथ लड़ाई थी ब्रिटिश की। तो देखिए, इस बैटल में क्या हुआ, जो नतीजा क्या था कि ब्रिटिश ने रूल स्थापित कर लिया अपना। जो दीवानी थी, यानी कि राइट था कलेक्ट करने का पैसा बंगाल से, वो उनको मिल गया। अब वो वहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकते थे। अब इसमें कुछ एरिया बिहार का और उड़ीसा का मिल गया, क्योंकि बॉक्सर की लड़ाई में अवध भी मिल गया थोड़ा सा एरिया। तो बिहार और उड़ीसा का कुछ एरिया भी उनको मिल गया था, जिससे उनके धन में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। अब देखिए, बंगाल में डबल गवर्नमेंट लगा दी 1765 से 72 तक चली ये। इसमें क्या था कि नवाब को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया, और कंपनी जो राज करी थी, ताकि दोनों डबल गवर्नमेंट्स हैं। तो एक गवर्नमेंट है नवाब की, एक कंपनी की। नवाब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कंपनी क्या करेगी, आर्मी को, जुडिशरी सिस्टम को और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को
कंट्रोल करेगी। तो इसे देखिए क्या होगा, आउटकम क्या हुई इसकी, जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था बंगाल में, कि जो पावर थी ब्रिटिश की वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। पावर ब्रिटिश को ज़्यादा थी, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करना कुछ नहीं था, बस वो इकट्ठा करते थे, अपना राज चलाते थे, अपना ही कानून छांटते थे। और लेकिन जो इससे क्या हुआ, जनरल पब्लिक थी वो सफ़र हुई। तो कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की बंगाल फेमाइन की, जो विक्टिम्स थे वहाँ पे बीमारी आई। लेकिन नवाब के पास कोई देखिए ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि वो अपने लोगों की मदद कर पाता। तो इसमें काफ़ी जो ज़्यादा बंगालीज़ की मौत हो गई थी। उसी समय वारन हास्टिंग नाम के अंग्रेज़ ने, जो कि गवर्नर था, अंग्रेज़ों के तरफ से आया था मेरे इंडिया में, उसने इस ड्यूल सिस्टम को, जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, इसको बंद कर दिया 1772 में, और एक ही कंट्रोल कर दिया बंगाल का। देखिए आगे चलेंगी एंग्लो मैसूर वार्स। एंग्लो मीन अंग्रेज़ों की, मैसूर मीन मैसूर के साथ जो लड़ाइयाँ थी, ये 1767 से 1799 तक हुई। ये टोटल 4 लड़ाइयाँ हुई। तो फर्स्ट एंग्लो वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये मैसूर के में हुई, मैसूर के राजाओं के नवाबों के साथ हुई, अंग्रेज़ों की हुई। तो देखिए राजा जो था मैसूर का वो 1760 में मर गया। उसके बाद हैदर अली वहाँ का शासक बना मैसूर का। तो हैदर अली क्या था, कौन था, वो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। तो हैदर अली जो थे, उन्होंने चाहा कि मैं अपनी जो सीमाएं हैं यहाँ की मैसूर की, इनको बढ़ाऊँ थोड़ा सा साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ और नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि साउथ में हमारे अंग्रेज़ थे और नॉर्थ में मराठा और निज़ाम थे, तो उनको काफ़ी जेलस हुई कि ये अपना जो हैदर अली, ये तो अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा है, ये तो इसका राजपाट बढ़ता जा रहा है। तो ये इसके दुश्मन बन गए, उधर से मराठा निज़ाम और ब्रिटिश। तो देखिए मैप में देख सकते हैं आप, निज़ाम है मैसूर के ऊपर, उसकी ईस्ट साइड में देखिए मद्रास में अंग्रेज़ बैठे हैं, और ये अपना इस साइड देखिए मराठा जो हैं। तो इनको जैसे लगा कि हैदर अली अब बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा रहा है, तो हमें भी ये नुकसान करेगा। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई 1767 से 69 के बीच में। इसमें जो हैदर अली की लड़ाई हुई, तो मैसूर के हैदर अली ने कैप्चर कर लिया मद्रास को। अब देखिए इन 1767 जो मराठास थे और निज़ाम्स थे जो अपना मैसूर के ऊपर रहते थे, उनका एरिया था। और इंग्लैंड वाले, इंग्लिश मैन, ब्रिटिश वाले, इन्होंने तीनों ने मिलके, क्योंकि ये जेल्स करते थे हैदर अली से, इन्होंने अटैक कर दिया मैसूर के ऊपर। तो मैसूर में कौन था राजा, हैदर अली। तो मीन्स हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया। तो हैदर अली ने क्या किया, अंग्रेज़ों को हरा दिया और मराठाओं को, निज़ाम्स को लुभा लिया। मराठाओं से संधि कर ली प्यार से, और निज़ामों को लालच दे दिया कि तुम्हें थोड़ा सा जगह दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, हैदर अली लड़ाई में काफ़ी अच्छा रहा, उसकी पोजीशन अच्छी रही, और इसने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया हैदर अली ने ब्रिटिश वालों का। लड़ाई में ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे ब्रिटिश वाले बौखला गए। वो बड़े सरप्राइज़ में थे कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो गया है। तो ब्रिटिश ने क्या सोचा कि क्यों ना नवाबों को, नहीं सॉरी, निज़ाम्स को हम इधर से निकाल दें। तो उन्होंने सबसे पहले संधि करी, पीस की संधि करी हैदर अली के साथ, और फर्स्ट वार थी जो एंड हो गई। तो देखिए अब हैदर अली और ब्रिटिश वालों के बीच में संधि हो गई है। फर्स्ट जो वार का रिजल्ट है कि हम शांति से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करेंगे। अब देखिए सेकेंड मैसूर वार शुरू होती है 1780 से 84 तक। तो देखिए इसमें क्या है, इस साइड देखिए अब ब्रिटिश है मद्रास की तरफ। अब ब्रिटिश वालों ने फ्रांस के ऊपर कब अटैक करना चाहा। फ्रेंच क्या था, फ्रेंच यहाँ पे मेही नाम के जगह पे फ्रेंच के कुछ बंदे थे, कुछ आर्मी थी, तो उसके ऊपर ब्रिटिश ने हमला किया, क्योंकि वो चाहते थे कि फ्रेंच वाले जहाँ से चले जाएं इंडिया से। लेकिन हैदर अली ने ब्रिटिश वालों को रोक दिया, इसका ये रीज़न था। तो जब हैदर अली ने इनको रोका ब्रिटिश वालों को कि आप फ्रेंच पे नहीं करोगे कब्जा, क्योंकि फ्रेंच वाले उनके दोस्त थे हैदर अली के, तो इंग्लिश वालों ने, ब्रिटिश वालों ने हैदर अली के साथ लड़ाई छेड़ दी। तो सेकेंड मैसूर वार इसी कारण हुई। इसमें मराठास, हैदर अली और निज़ाम्स एक तरफ थे और इंग्लिश एक तरफ थे।
तो देखिए हैदर अली ने पहले ही मराठों को प्यार से, पीस से और निज़ामों को थोड़ा-सा लालच देके ज़मीन का अपनी तरफ कर लिया था। तो हैदर अली ने आरकोट नाम की जगह पे कब्ज़ा कर लिया, जो कि ब्रिटिश के एरिया में आती थी। वहाँ पे उनका नवाब था जो ब्रिटिश का हक में काम करता था। तो ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना इनका जो भाईचारा है हैदर अली का बाकी नवाब से और मराठों से वो तोड़ दें, तो उन्होंने उसको उनको निज़ामों को और मराठों को तोड़ दिया हैदर अली से। अब हैदर अली और इंग्लिश आर्मी के बीच में ही लड़ाई हो रही है। लेकिन जो हैदर अली थे उन्होंने अब भी बहुत बढ़िया किया। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से जो इंग्लिश आर्मी थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको हरा दिया। तो इसमें ब्रिटिश को काफ़ी लॉस हुआ। अब जो हैदर अली है वो ऐसे काफ़ी मजबूत शासक थे। अब उनकी मौत के बाद उनके बेटे टिप्पू सुल्तान जो थे वो लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो उनके लड़के थे। तो अब टिप्पू सुल्तान जो हैदर अली के पुत्र हैं वो उस लड़ाई में आगे चलते रहेंगे। अब देखिए एक मैप में देखिए ना कि एक संधि हुई। संधि कहाँ की थी? मैंगलोर की। मैंगलोर क्या है देखिए मैसूर के वेस्ट साइड में है। तो ये 1784 में संधि हुई थी, जो टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इसमें दोनों पार्टी ने डिसाइड किया कि जो हमने आप एक दूसरे की टेरिटरीज़ इलाके कब्जे में रखे हैं इनको छोड़ देंगे, और जितने हमारे एक दूसरे के सिपाही जेलों में उनको छोड़ देंगे। तो इसके साथ ही इस लड़ाई का एंड हो गया। अब देखिए तीसरी लड़ाई क्या हुई कि जो टिप्पू सुल्तान था मैसूर का और फ्रांस वाले थे, इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश की कब्जे वाली जगह थी जो त्रिवेंकरम के पास थी। त्रावणकर के पास गाँव एक स्टेट थी, थोड़ा-सा हिस्सा था जो ब्रिटिश के थोड़ा-सा प्रभाव में था, वहाँ पे अटैक कर दिया। तो इसके कारण वो क्या हुआ, ब्रिटिश वालों को मौका मिल गया लड़ाई करने का, और ब्रिटिश वालों ने इंग्लिश इंग्लिश बंदों ने जो हमारे यहाँ पे इंडिया में रह रहे थे, उन्होंने टिप्पू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई का स्टार्ट कर दिया। तो इस वार का नतीजा क्या निकला कि मैसूर था वो हार गया, मीन्स टिप्पू सुल्तान हार गया। तो वार एंड होगी और श्रीरंगापट्टनम जो थी 1792 में मिल गई अंग्रेज़ों को। अब श्रीरंगापट्टनम में एक संधि हुई कि जो टीपू सुल्तान है वो अपनी सारी सल्तनत जो आधी से ज़्यादा सल्तनत अंग्रेज़ों को दे देगा। तो उसके बाद देखिए फोर्थ एंग्लो वार हुई, एंग्लो मैसूर वार हुई 1799 में। तो लॉर्ड वेलेंस्की को लगा कि जो फ्रांस और टीपू सुल्तान की ताकत हमारे लिए खतरा हो सकती है। तो देखिए ये मैसूर है, इस पे अटैक किया गया। एक तरफ से निज़ामों से करवाया गया, एक तरफ से मराठों से करवाया गया। ये दोनों नॉर्थ साइड में हैं, और इधर से देखिए ब्रिटिश जो था वो ईस्ट में भी है, अपना वेस्ट में भी है, और नीचे से त्रिवेंकरम की तरफ से भी है। तो सभी ने चारों दिशाओं से क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया मैसूर में, जो कि फोर्थ जंग में हुआ था अंग्रेज़ों की और मैसूर वालों की जंग में। तो इसमें अंग्रेज़ों ने जो पहले मित्र बने थे टीपू सुल्तान के, उनको साथ लेके मैसूर पे जंग कर दी। तो देखिए निज़ामों ने भी हमला कर दिया, मराठों ने भी उत्तर दिशा से, दक्षिण से ब्रिटिश ने कर दिया, और पूर्व पश्चिम से भी ब्रिटिश थे, पौंडीचेरी की तरफ और माही की तरफ। तो उन्होंने चारों दिशाओं से मैसूर पे हमला कर दिया, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए मैसूर के ऊपर जब चारों दिशाओं से हमला हो जाएगा, तो देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें अपना बचाव करना। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ब्रिटिश को इस जंग का काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो टीपू सुल्तान जो थे, वो इस लड़ाई में शहीद हो गए या मर गए। तो देखिए मैसूर की जो ट्रेडिटी थी, उसको बाँट दिया ब्रिटिश वालों ने निज़ामों में, मराठों में, और कुछ पार्ट किसी प्रिंस को दे दिए, इंडियन प्रिंस को, जो कि अंग्रेज़ों के हक में था, उनके प्रभाव में था। तो इस तरह से मैसूर को बाँट दिया गया, कुछ निज़ामों में, कुछ मराठों में, कुछ बौद्ध डायनेस्टी के प्रिंस को दे दी कुछ ज़मीन मैसूर की। तो इसके बाद देखिए शुरू होगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो 1775 से 82 तक चली। ब्रिटिश वालों ने संधि करी पेशवा रघुनाथ राव से, जो कि पेशवा बनने लायक थे। उन्होंने ये संधि करी थी अपने पेशवा के साथ माधव राव के खिलाफ, जो माधव राव टू थे उनके खिलाफ, क्योंकि उनको डर था कि माधव राव टू जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, ब्रिटिश वालों को लगा। तो उन्होंने रघुनाथ से संधि कर ली माधव राव के खिलाफ। तो देखिए जो पेशवा रघुनाथ था राव था, जो कि पेशवा के लायक था, तो
इसने ब्रिटिश के साथ संधि करने पे कुछ लेना देना हुआ। तो देखिए ब्रिटिश ने क्या किया, रघुनाथ राव को 2500 आदमी दिए और बदले में रघुनाथ राव ने ब्रिटिश वालों को सालसेट और बासेन नाम की जगह दी और पैसा इकट्ठा करने का अधिकार दिया ब्रोच और सूरज से। तो ब्रिटिश वालों को चाहिए क्या था, पैसा चाहिए था। तो एक संधि हुई सालवाई में 1782 में, जिससे क्या हुआ, जो मराठा थे और इंग्लिश वालों के बीच में हुई थी ये संधि। तो इसका रिजल्ट क्या था कि 20 साल तक अंग्रेज़ों को ये अश्योरेंस हो गई कि हमें पीस, शांति रहेगी मराठों के साथ। तो 20 साल तक उनको कोई टेंशन नहीं मराठों की। अब देखिए सेकंड एंग्लो मराठा वार शुरू होता है 1803 से 5 में बीच में। 1801 में क्या होता है कि जो मराठास थे उनके बीच में पेशावर शिप क्या होती है, नवाबशिप की तरह होता है, उसके लिए लड़ाई चल रही थी। तो जो पेशवा बाजीराव था सेकंड था, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया क्योंकि उसको डर था कि मेरा जो पेशवा शिप है ये ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि उस समय पेशवा बाजीराव के दुश्मन के तौर में जसवंत राव होलकर था। तो जैसे ही पेशवा बाजीराव अंग्रेजों की शरण में गए तो अंग्रेजों ने उनको शरण दी होलकर के खिलाफ, और ब्रिटिश आर्मी ने हेल्प करी पेशवा बाजीराव की होलकर को वहाँ से भगाने में। तो पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे उनकी संधि हुई अंग्रेजों के साथ। तो इस बात से क्या था, जो मराठा सरदार थे, जो बाकी मराठा सरदार थे, वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा, इस संधि का विरोध किया। तो इसमें मेन जो मराठा सरदार थे सिंधिया एंड भोसाइल थे। तो इसका आउटकम क्या हुआ कि नेक्स्ट वार शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई अंग्रेजों में और वो मराठा सरदारों के बीच में। अब मराठा सरदारों ने यूनिटी बनाने की कोशिश करी मराठों में, लेकिन वो इस बात में काबिल नहीं रहे, तो फाइनली वो हार गए। तो बोसाइल्स और सिंधियंस को अपनी जो एक संधि साइन करनी पड़ी, जिसमें उनको ब्रिटिश वालों को कुछ अपनी सत्ता देनी पड़ी। अब देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है 1817 से 18 के बीच में, ये पेशवा बाजीराव टू के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हो गए। देखिए ये तो पहले पेशवा बाजीराव तो अंग्रेजों के साथी थे, मित्र थे, इनके बीच में क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि इनको फील होने लग गया कि मैं अंग्रेजों के नीचे काम कर रहा हूँ। इनको एक टाइम पे फील होने लगा पेशवा बाजीराव को, जो कि अंग्रेजों के दोस्त बन चुके थे, कि मैं इनके नीचे नहीं काम करना चाहता। तो उन्होंने क्या किया, मराठाओं को इकट्ठा करना शुरू किया कि हम ब्रिटिश वालों के खिलाफ लड़ाई करें, इनको जहाँ से भगाएं। लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी, तो ये कामयाब नहीं हो सके इस बात में, तो इनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। अब ब्रिटिश वालों ने ये पोजीशन थी जो पेशवा की, जैसे कि नवाब होता है, इसको ख़त्म ही कर दिया कि झगड़े ही ख़त्म कर देते हैं। और मराठों की जो पावर थी वो 17 तक की किंगडम्स तक ही रहेगी, और ये मराठा साम्राज्य खत्म हो गया आस्ते-आस्ते। अब देखिए सिखों की और अंग्रेजों की लड़ाई होगी जो 1845 से 46 में हुई। तो सबसे पहले ब्रिटिश ने सोचा कि हमारे सिखों का जो स्टेटस है पंजाब में बहुत बढ़िया था उस समय, तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि करी, शांति की संधि। और उसका लेकिन संधि का कारण था क्योंकि वो चाहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह जी की पावर को देखें कि वो कितनी की उनके पावर है, ग्रोइंग पावर, वो कितना प्रसार कर रहे हैं, कितना उनके पास है। तो जैसे ही डेथ हुई महाराजा रणजीत सिंह की, तो पंजाब में पहले ही इन फाइटिंग हो गई सिख्स के बीच में। तो सिख्स ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई ब्रिटिश के खिलाफ और अफगानों के खिलाफ। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की सेना और सिखों की सेना, इनके बीच में लड़ाई होगी। तो ब्रिटिश वालों ने पंजाब के ऊपर अटैक कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, अपनी पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोगों ने मिलकर ब्रिटिश वालों का बड़े बहादुरी से मुकाबला किया और उनका फेस किया। लेकिन हमारे पंजाब के सेना में प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह जो थे वो गद्दार थे। तो उसके कारण पंजाब आर्मी हमारी हार गई और ब्रिटिश जीत गया, और इससे हमें पंजाब आर्मी को एक ट्रीटी, एक समझौता करना पड़ा फोर्सफुली। अब देखिए ब्रिटिश वालों ने पंजाब आर्मी से संधि कर ली, जो कि उनकी मजबूरी थी पंजाब आर्मी की। तो संधि में जाहिर सी बात है वो अपनी मांगे मनवाएंगे। तो इस लड़ाई का जो आउटकम था, आउटकम जिसका वार का क्या निकला कि जो ब्रिटिश था उसको जो एरिया मिल गया पंजाब का, तो उसने दोआबा को तो काबू कर लिया, और जे एंड के था जो वो राजा गुलाब सिंह को दे दिया। अब देखिए सेकंड एंग्लो वार में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि हम पूरा का पूरा कंट्रोल कर लें पंजाब के ऊपर और एंड कर दें सिख किंगडम्स को, सिख राज को।
तो उसका कारण क्या था, लाल सिंह को निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सीक्रेट वे में इलीगल काम किया था, ये इसका रीज़न रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी जिनका काम था कि बाँटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने अटैक कर दिया पंजाब के ऊपर। तो लॉर्ड डलहौजी जो ब्रिटिश का आदमी था आर्मी के साथ, उसने पंजाब पर हमला कर दिया और पंजाब को अपना पार्ट बना लिया ब्रिटिश सत्ता का ही।